डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज हम प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। प्लेटो न्याय सिद्धांत पर सबसे अधिक बल देते हैं। न्याय का सिद्धांत दार्शनिक प्लेटो के राजनीतिक चिंतन का अत्यंत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसके महत्व का आभास इस तथ्य से होता है कि प्लेटो ने अपने ग्रंथ रिपब्लिक का वैकल्पिक नाम ही न्याय से संबंधित अर्थात कंसर्निंग जस्टिस रखा है। जिस आदर्श राज्य की रूपरेखा प्लेटो ने तैयार की है, उसका प्रमुख आधार न्याय ही है। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक का प्रारंभ और अंत न्याय सिद्धांत से ही होता है। न्याय की स्थापना हेतु प्लेटो आदर्श राज्य की व्यवस्था करता है, साम्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, एक नई शिक्षा योजना द्वारा मनुष्य को आत्मज्ञान की सीख देता है। इस प्रकार प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत के आधार पर ही अपने पूरे राजनीतिक चिंतन को एक नई दिशा और नया स्वरूप प्रदान करता है। प्लेटो ने एक व्यवस्थित तरीके से अपने न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जैसा कि अक्सर होता है कि नए सिद्धांत के प्रतिपादन से पूर्व तत्कालीन समय में उस विषय से संबंधित जो सिद्धांत प्रचलित होते हैं, उनमें कमी देखी जाती है, कमी निकाली जाती है और उन कमियों की पूर्ति के लिए ही नए सिद्धांत का प्रादुर्भाव होता है। वही कुछ प्लेटो के न्याय सिद्धांत में भी होता है। प्लेटो अपने न्याय सिद्धांत को देने से पूर्व उस समय जो न्याय के सिद्धांत प्रचलित थे उन पर चर्चा करता है, उनकी आलोचना करता है, उनमें कमियां निकालता है। और हम इस प्रकार देखते हैं कि प्लेटो के न्याय सिद्धांत को हम पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि तत्कालीन समय में न्याय के कौन कौन से सिद्धांत प्रचलित थे। तो प्लेटो के न्याय सिद्धांत का पहला जो बिंदु है पढ़ने वाला, वो ये है कि उस समय के न्याय सिद्धांत के जो मुख्य आधार थे, वो पहला था परंपरागत सिद्धांत। तत्कालीन यूनान में सोफिस्टों का बड़ा ही दबदबा था। सोफिस्ट वहाँ के विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। उन्हीं सोफिस्टों में से एक थे सेफालस। सेफालस ने न्याय का जो सिद्धांत दिया, उसका आधार था कि सत्य बोलना और ऋण चुकाना ही न्याय है। सेफालस का मानना था कि व्यक्ति के द्वारा जीवन में सत्य बोलना और किसी से लिया गया ऋण समय पर चुका देना ही न्याय है। प्लेटो एक बात कहते हैं कि न्याय जैसा महत्वपूर्ण सिद्धांत देश काल परिस्थिति से दूर होना चाहिए। अर्थात ऐसा सिद्धांत वस्तुपरक होना चाहिए जो कि प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थान पर और प्रत्येक समय में जिसकी प्रामाणिकता पर कोई प्रश्न चिन्ह ना लगे। प्लेटो इस सिद्धांत की आलोचना करते हुए एक बात कहते हैं कि चलो व्यवहारिकता में हम देखते हैं कि सत्य बोलना न्याय है, सत्य बोलना एक अच्छी बात है, परंतु प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना उपयुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलने को न्याय नहीं कहा जा सकता। इसके लिए प्लेटो एक उदाहरण देते हैं कि यदि कोई सैनिक दुश्मन सेना के हाथ लग जाए और वो लोग उससे उस देश की गुप्त जानकारियां प्राप्त करने के लिए आदेशित करें, तो उस समय उस सैनिक को क्या करना चाहिए? क्या उस सैनिक को सत्य बोलना चाहिए? क्या उस सैनिक को सत्य बोल करके अपने देश की गुप्त सूचनाएं दुश्मन देश को दे देनी चाहिए? यदि वो सैनिक ऐसा करता है तो क्या ये सही है? कोई भी व्यक्ति इस बात को सही नहीं मानेगा।
अर्थात इस स्थिति में सत्य ना बोलना ही श्रेष्ठ है, सत्य ना बोलना ही न्याय है। तो प्लेटो कहते हैं कि इस हिसाब से तो न्याय व्यक्तिपरक हो गया, परिस्थितियों पर निर्भर हो गया। दूसरी आलोचना में प्लेटो एक बात कहते हैं कि ऋण चुकाना न्याय है। चलो अच्छी बात है कि किसी से लिया गया ऋण चुका देना बहुत अच्छी बात है, परंतु उस ऋण को चुकाने की परिस्थितियां यदि प्रतिकूल हों तो वो न्याय नहीं हो सकता। जैसे इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं कि हमने किसी मित्र से कुछ पैसे उधार ले लिए, हम उन पैसों को ऐसे समय में उसको दे रहे हैं, ऐसे समय में वो पैसे चुका रहे हैं जब वो मित्र किसी शराब के अड्डे पर बैठा है या जुआरियों के बीच में बैठ करके जुआ खेल रहा है। उस स्थिति में हमने उससे लिए गए पैसे यदि उसको वापस दे दिए तो वो अपने उन पैसों से या तो उस समय शराब पिएगा या जुआ खेलेगा। तो अब एक बात सोचने वाली है, क्या इस स्थिति में हमारा ऋण चुकाना न्याय संगत हुआ? नहीं, कोई नहीं मानेगा कि इस स्थिति में हमने जो ऋण चुकाया है वो न्याय संगत है, क्योंकि हमारे द्वारा दिए गए पैसे उसके पतन की ओर उसको ले जा रहे हैं। इसी प्रकार एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। प्लेटो कहते हैं कि यदि किसी मित्र से हमने एक हथियार उधार ले लिया, परिस्थिति ऐसी बनी कि मित्र का किसी से झगड़ा हो गया और मित्र बहुत ही क्रोध में है, उस स्थिति में हम उसके हथियार को उसे लौटा रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा? उसका परिणाम ये होगा कि वो मित्र हिंसक हो जाएगा और एक गलत रास्ता चुन लेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ऋण चुकाना न्याय संगत कैसे हुआ? प्लेटो कहते हैं कि ये तो न्याय नहीं है। अर्थात न्याय जो है वो ऋण चुकाना न्याय नहीं है, विशेष परिस्थितियों में ऋण ना चुकाना भी न्याय संगत होगा। तो इस प्रकार प्लेटो सेफालस द्वारा दिए गए इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। परंपरावादी सिद्धांत में दूसरे विचारक हैं पोलीमार्कस। पोलीमार्कस जो हैं वो कहते हैं कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना ही न्याय है। प्लेटो कहते हैं बात तो सही है, मित्र के साथ मित्रता होनी चाहिए, परंतु वो एक बात अब प्लेटो आलोचना करते हुए एक चीज कहते हैं कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन मित्र है और कौन शत्रु? कई बार ऐसा होता है जिसे हम मित्र समझ रहे होते हैं वो हमसे शत्रुता का व्यवहार करता है, आस्तीन का सांप होता है। दूसरी बात, जिस व्यक्ति को हम कई बार शत्रु समझते हैं वो हमारा हितकर साबित हो जाता है। तो पहली आलोचना ये हुई कि मित्र और शत्रु को पहचानने का, उनको परखने का कोई निश्चित पैमाना नहीं है। सेकंड बात कि मित्र के साथ मित्रता, अच्छा व्यवहार करना तो अच्छी बात है, परंतु शत्रु के साथ शत्रुता का व्यवहार करना ये कहाँ का न्याय संगत है? अरे न्याय का मतलब तो यह है सबकी उन्नति, सबका विकास, सबका कल्याण। हमें शत्रु का भी कल्याण करना चाहिए, शत्रु के विकास में भी सहायक होना चाहिए। तो प्लेटो कहते हैं कि मित्र के साथ मित्रता और शत्रु के साथ शत्रुता ये एक न्याय सिद्धांत नहीं हो सकता। इस प्रकार प्लेटो ने परंपरावादी सिद्धांत की आलोचना की। अब अगला सिद्धांत देखते हैं जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में जो सिद्धांत प्रचलित था वह था थ्रेसीमेकस का उग्रवादी विचारधारा का सिद्धांत। थ्रेसीमेकस ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी के विचारक हैं और वो एक उग्र तार्किक विचारधारा के विचारक हैं। थ्रेसीमेकस का कहना है कि शक्तिशाली का हित साधन ही न्याय है। थ्रेसीमेकस अपने तर्क में एक बात कहते हैं कि शक्तिशाली व्यक्ति ही कानूनों का निर्माण करता है और जिस व्यक्ति को कानून निर्माण की छूट दी जाती है, कानून निर्माण का जिसका अधिकार होता है, जिसके पास सत्ता होती है, तो कोई भी व्यक्ति अपने अहित में कानून नहीं बनाएगा।
तो समाज का शक्तिशाली जो वर्ग है वो कानून बनाता है, पहली बात। और जब वो कानून बनाता है तो स्वाभाविक सी बात है वो अपने हित में ही कानून बनाएगा, और कानूनों का पालन करना ही न्याय है। तो इसका मतलब है कि शक्तिशाली व्यक्ति के हितों के अनुकूल काम करना ही न्याय है। अब एक हिसाब से देखा जाए तो थ्रेसीमेकिस का सिद्धांत कोई ज्यादा गलत बात नहीं कहता, एक व्यवहारिक बात कहता है कि शक्तिशाली व्यक्ति ही कानून बनाते हैं, और कानून बनाने वाला कोई भी ऐसा मूर्ख व्यक्ति नहीं होगा जो अपने हित के लिए कानून नहीं बनाएगा। तो थ्रेसीमेकस की बात यही है कि थ्रेसीमेकस कह रहे हैं कि भाई वही सिद्धांत, वही न्याय है जहां पे शक्तिशाली व्यक्ति के हितों की साधना होती हो। थ्रेसीमेकस अपने सिद्धांत में एक दूसरी बात कहते हैं कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है। वो तर्क देते हैं कि दो व्यक्ति जो कि एक पार्टनरशिप में कोई बिजनेस या व्यापार करते हैं, उनमें एक व्यक्ति तो है जो न्याय पर, नीति पर चल रहा है, और एक व्यक्ति वह है जो अन्याय और अनीति से अधिक माल हड़प लेता है। तो बताओ लाभ में कौन रहा? तो थ्रेसीमेकस क्या कहता है कि अन्याय जो है वो न्याय से श्रेष्ठकर है। थ्रेसीमेकस का जो सिद्धांत है वो व्यवहारिकता में देखा जाए तो कहीं तक ठीक लगता है। जैसे वो कहते हैं कि बड़े पदों पर बैठे हुए दो व्यक्ति, जिनमें एक व्यक्ति तो नियम कानूनों का पालन करता है, मतलब नैतिक है, और एक व्यक्ति अन्याय मतलब अनैतिकता का यूज लेता है, और वो बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर लेता है, समाज में बहुत लोगों के काम करता है, उसका रेस्पेक्ट भी होता है, धन होता है, बल होता है, सम्मान होता है। तो जो व्यक्ति अन्याय की राह पे चला उसे सब कुछ मिला, और जो व्यक्ति न्याय की राह पे चला वो अपने परिचितों की भी उपेक्षा का पात्र बन जाता है। तो थ्रेसीमेकस अपने सिद्धांत पर बल देते हैं कि अन्याय न्याय से श्रेष्ठकर है, परंतु प्लेटो इसकी आलोचना करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि शासन एक कला है और शासक एक कलाकार। कोई भी कलाकार अपनी कला का दुरुपयोग नहीं कर सकता। जैसे एक डॉक्टर होता है, रोगी को सही करना और रोगी को और ज़्यादा बीमार करना, दोनों ही चीज़ें डॉक्टर के हाथ में होती हैं, परंतु डॉक्टर अपने पास आए हुए मरीज को स्वस्थ करता है, उसकी बीमारी का इलाज करता है, ना कि उसकी बीमारी को बढ़ाता है। जैसे एक शिक्षक जिसका मुख्य काम है अपने विद्यार्थियों के दोषों को दूर करना और उन्हें बुद्धिमान बनाना, यदि वही शिक्षक इसके उल्टा काम करे तो ये संभव नहीं है कि कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों के गुणों को दूर ना करके उनमें अवगुण डाले, ऐसा हो नहीं सकता। उसी प्रकार प्लेटो कहते हैं कि एक शासक जो है उसका काम है अपनी प्रजा के कल्याण की ओर देखना, उनकी रक्षा करना, उनके विकास में सहयोग देना, और मुख्य रूप से अपने राज्य का चहुमुखी विकास करना। कोई भी शासक ऐसा नहीं हो सकता जो अपनी प्रजा के अहित में काम करे। प्लेटो की यह विचारधारा थ्रेसीमेकस के अन्याय न्याय से श्रेष्ठ है सिद्धांत पर प्रहार करती है। तत्कालीन परिस्थितियों में तीसरा सिद्धांत जो बहुत प्रचलित था, जिसकी प्लेटो ने आलोचना की, वह था ग्लाउकोन का यथार्थवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रमुख जो तर्क है कि न्याय भय का शिशु है, अर्थात न्याय की उत्पत्ति भय से होती है। ग्लाउकोन एक बात कहते हैं कि जो व्यक्ति शक्तिशाली है,
किसी का भी डर नहीं है। ऐसे व्यक्ति को कानून की क्या जरूरत है? बात तो सही है। जो व्यक्ति शक्तिशाली है उस व्यक्ति को कानून की क्या जरूरत है? कानून तो उसके कार्यों में एक तरीके से बाधा डालेगी। तो ग्लाउकोन कहते हैं कि न्याय एक कृत्रिम वस्तु है। प्राचीन समय में एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें शक्तिशाली व्यक्ति का ही बोलबाला था, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसको देख सकते हैं हम, जैसे हॉब्स लॉक रूसो की प्राकृतिक अवस्था जैसी स्थिति ग्लाउकोन बताते हैं। ग्लाउकोन का मानना है कि उस अवस्था में जो कमज़ोर व्यक्ति थे, उन कमज़ोर व्यक्तियों को हमेशा डर सताता रहता था और उन्होंने अपने इस डर से मुक्ति और अपने रक्षण के लिए कानूनों का निर्माण किया। इसको आधार मानकर ही ग्लाउकोन कहते हैं कि न्याय भय का शिशु है, अर्थात भय के कारण ही न्याय की उत्पत्ति होती है। ग्लाउकोन कहते हैं कि बिना दंड पाए अन्याय किया जाना व्यक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थिति है और बिना प्रतिकार किए अन्याय का शिकार होते रहना सर्वाधिक कष्टकारी स्थिति है। इन दोनों स्थितियों के बीच की स्थिति को ही न्याय कहते हैं। इसी स्थिति के होने पर व्यक्ति न स्वयं अन्याय कर सकता है और न ही दूसरों के द्वारा अन्याय उस पर किया जा सकता है। इस प्रकार न्याय को ग्लाउकोन ने कमजोर की आवश्यकता की संज्ञा दी है। प्लेटो इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि पहली बात, न्याय कृत्रिम वस्तु नहीं है और ना ही न्याय बाहर से आता है। न्याय व्यक्ति की आत्मा की प्रकृति है, इसलिए न्याय आंतरिक वस्तु है। यह जरूरी नहीं कि कानूनों का पालन इसलिए किया जाए कि हमें उनसे डर लगता है। कई बार हम देखते हैं हम कानूनों का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि वो कानून जो हैं वो हमारे हित में ही होते हैं। इस प्रकार प्लेटो तत्कालीन समय में प्रचलित न्याय के सिद्धांतों की आलोचना करते हैं। अब हम अगले वीडियो में प्लेटो के न्याय सिद्धांत पर आगे चर्चा करेंगे।